कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या वापिस एक होने जा रहे हैं। चाचा और भतीजा की भी आपसी में वापस साथ आने की चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। तो सबको लग रहा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को रोकना महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग नामुमकिन है। नमस्कार, अमर उजाला के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय दो बड़े इंटरेस्टिंग बात हो रही है और दो राजनीतिक घराने के परिवारों के बीच जो आपसी बंटवारा हुआ था उसको लेकर उनके वापस एक होने की चर्चा हो रही है। पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच में। जैसे आपको मालूम है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से नाराज होकर बाला साहेब ठाकरे के रहते अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। उद्धव ठाकरे फिर बाद में कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बने और बाद में फिर एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद पार्टी टूटी, पार्टी चली गई उनके हाथ से और आज वो महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग हाशिए पर उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन उद्धव ठाकरे ने किया। उसके बाद ये चर्चा चली कि अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। उद्धव ठाकरे भी लेकर इसको लगातार चिंतन करते रहे, अपने सहयोगी से चर्चा करते रहे और उसके बाद एक बात निकल कर आई कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या वापिस एक होने जा रहे हैं। इसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। दोनों पार्टियों के जो नेता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो पार्टी राज ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की उद्धव बाला साहेब पार्टी की जो पार्टी है, उसके जो वरिष्ठ नेता है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तमाम बातचीत हो रही है कि पार्टी अगर एक होती है या दोनों भाई एक आते हैं तो कैसे काम किया जाएगा, उसमें राज ठाकरे की क्या भूमिका होगी, उद्धव ठाकरे की क्या भूमिका होगी, राज ठाकरे को कितना स्पेस उस राजनीतिक दल में दिया जाएगा। देखिए, दोनों का ईगो, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का दोनों का ईगो था, जिसके कारण दोनों की राजनीतिक राहें अलग अलग हो गई थी। सत्ता दोनों के हाथ में नहीं है लेकिन ईगो दोनों का अभी भी बना हुआ है। और महाराष्ट्र का वो जिस तरीके से अपनी बपोती मारकर चलते थे कि भाई ठाकरे परिवार जो कहेगा वो महाराष्ट्र की राजनीति में होगा, मुझे लग रहा है अब ये दोनों को समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे भी कमजोर हो चुके हैं और राज ठाकरे भी कमजोर हो चुके हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, जो राज ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका था। राज ठाकरे के पास बहुत कैडर नहीं बचा है। उद्धव ठाकरे के पास भी कोई बहुत संगठनात्मक ढांचा नहीं बचा हुआ है। तो दोनों भाई के अंदर चर्चा चल रही है कि वापस मिलकर क्यों ना इसी साल जो बीएमसी के चुनाव होने वाले 4 से 5 महीने के अंदर वहाँ पर हम अपनी ताकत दिखाएं और बीएमसी में हम अपनी सत्ता बना सकें, क्योंकि लोकसभा में बुरी हार हुई है, विधानसभा में उनके पास सत्ता नहीं है। अब लोकसभा के चुनाव 2029 में होने वाले हैं। विधानसभा महाराष्ट्र की बात करें तो वो 2030 में होने वाले, उसमें भी लंबा समय है। और तुरंत अभी जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव सामने है वह कॉरपोरेशन के चुनाव है, जिसमें बीएमसी है, ठाणे म्यूनसिपल है, कल्याण म्यूनसिपल है, पुणे म्यूनसिपल है और तमाम तरह के नगर निकाय चुनाव पूरे महाराष्ट्र के जो लंबे समय से पेंडिंग थे अब वो होने जाने वाले कोर्ट के आदेश के बाद। तो अब इन दोनों भाइयों को लग रहा है कि अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए और महाराष्ट्र के अंदर एक अपनी ताकत दिखाने के लिए फिर से आतना दोनों की राजनीतिक मजबूरी है। अब देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो चाहते हैं कि आदित्य का राजनीतिक भविष्य सेटल हो जाए। राज ठाकरे भी चाहते हैं कि उनके बेटे अमित का राजनीतिक भविष्य सेटल हो जाए। अगर देखा जाए तो दोनों के जो बेटे हैं, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, दोनों में बहुत ज़्यादा उम्र का फर्क नहीं है, सिर्फ 2 साल का फर्क है। आदित्य ठाकरे अमित ठाकरे से 2 साल बड़े। वही अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे 8 साल राज ठाकरे से बड़े। राज ठाकरे अभी 56 साल के हैं और उद्धव ठाकरे लगभग 64-65 साल की उम्र में पहुंच गए। तो अभी उनके पास अपने बच्चों को राजनीतिक रूप से स्टेब्लिश करना है और अपनी अपनी पार्टी को सेटल करने का था। तो वहाँ एक बड़ी चर्चा चल रही है और आने वाले दिनों में इस बात की संभावना है कि दोनों भाई वापस आ सकते हैं। प्रारूप क्या होगा, कैसे होंगे, क्या राज ठाकरे की उसके अंदर भूमिका रहेगी, कैसे मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेके ये भी चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहले वो अभी उनका विलय नहीं होगा, उसके बाद अगर अच्छा कुछ होता है तो आगे भविष्य में विलय हो सकता है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि राज ठाकरे अपनी पार्टी का विलय उनकी पार्टी में करें, जिसके लिए फिलहाल राज ठाकरे अभी तैयार नहीं है। तो चर्चाओं का दौर जारी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब बीएमसी के चुनाव की तारीखें डिक्लेयर होंगी, नगर निकाय चुनाव की जब तारीखें डिक्लेयर राज्य प्रशासन करेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि यह एक गठबंधन नया आकार लेने वाला है। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में चर्चा चल रही है। इसके अलावा जहां 2 भाइयों की एक चर्चा पे हमने की, इसके अलावा एक चाचा और भतीजा की भी आपसी में वापस साथ आने की चर्चा चल रही है। वह है शरद पवार, उनके भतीजा अजित पवार। अजित पवार महाराष्ट्र के भी उप मुख्यमंत्री है। अगर देखा जाए तो शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, 8 लोकसभा सीटें जीती थी। अजित पवार का लोकसभा चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था, सिर्फ 1 सीट
रायगढ़ की सीट अजित पवार को मिली थी, जहाँ से सुनील तटकरे ने चुनाव जीता था। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी शरद पवार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो अजित पवार ने 41 सीटें जीती और शरद पवार सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गए। तो अब ये चर्चा हो रही है कि भाई शरद पवार की उम्र 85 साल हो गई है, आने वाले लोकसभा चुनाव में शरद पवार लगभग 89-90 साल के हो जाएंगे। जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य खराब है, वह अगले लोकसभा और उसके बाद 2030 के जब विधानसभा चुनाव होंगे, वो कोई बहुत बड़ी भूमिका में महाराष्ट्र की राजनीति में या उनकी जो पार्टी है एनसीपी शरद चंद्र पवार, उसमें कोई भूमिका भी नहीं रहेंगे। फिलहाल उनकी पार्टी, उनकी बेटी जो बारामती से सांसद है सुप्रिया सुले, वह देख रही है। तो अजित पवार ने एक प्रस्ताव भेजा है अपने चाचा के पास कि अपने मतभेद भूलकर हमें वापिस एक हो जाना चाहिए और सुप्रिया सुले को राजनीतिक रूप से कैसे एस्टेब्लिश करना है, यह मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। देखिए, सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार ने बारामती के लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव लड़वाया था। सुप्रिया सुले वहाँ पे लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत गई थी। उसके बाद अजित पवार ने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजा है, वो भी राज्यसभा की सांसद है। तो अजित पवार चाहते हैं कि भाई मैं भी अब 65 साल का हो गया हूँ, शरद पवार मेरे चाचा 85 साल के हो गए, उनके पास बहुत राजनीतिक समय नहीं है, तो कम से कम एक पार्टी मिलकर एक ताकत बने जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार का दबदबा बना रहे और दिल्ली में भी वो मजबूत हो जाए। अजित पवार का प्लान ये है कि अगर शरद पवार उनके साथ आते हैं तो उनके 10 और विधायक उनको मिल जाएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, तो उनकी संख्या 51 हो जाएगी। दिल्ली की अगर बात करें तो उनके 9 सांसद हो जाएंगे, शरद पवार के 8 और अजित पवार का 1, तो 9 सांसदों की ताकत होगी। राज्यसभा में उनके 4 सांसद हो जाएंगे। अभी प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा में सांसद है, सुनीता पवार सांसद है, शरद पवार राज्यसभा में है, तो 4 सांसद इस तरीके से राज्यसभा में मिलेंगे तो एक ताकत बनेंगे। तो फिर केंद्र में भी मंत्री पद लिया जा सकता है कि 9 सांसद होने पर, जिस प्रकार 8 सांसद पर एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद ले चुके हैं केंद्र के अंदर, तो एक केंद्र में कैबिनेट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा। प्रदेश में दबदबा बढ़ेगा और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे प्रदेश की राजनीति में अभी देवेंद्र फडणवीस के पास दूसरे नंबर पर डोमिनेट करते हैं, उनको पीछे किया जा सकता है। और अजित पवार का प्लान ही है कि मैं देवेंद्र के बाद दूसरे नंबर पर आ जाऊं, यह इतना दबदबा बन जाए कि भविष्य में कोई ऐसा समीकरण बनता है कि मुख्यमंत्री बदलने की बात हो तो मैं कुछ समय के लिए, जैसे एकनाथ शिंदे विधायक 50 विधायकों की दम पर मुख्यमंत्री बन गए थे, और कोई ऐसी स्थिति राजनीतिक परिस्थितियां बनती है भविष्य में 2029 के चुनाव के बाद, तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। क्योंकि अब उनका एक सपना मुख्यमंत्री बनने का है, वो 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं एक बार मुख्यमंत्री बनूं और शरद पवार अगर साथ आएंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में 2 भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपस में किस तरीके से विलय किया जाए या किस तरीके से गठबंधन किया जाए, वो महाराष्ट्र में एक ताकत अर्जित की जाए। वैसा ही चाचा और भतीजे की एक जोड़ी जो अजित पवार और शरद पवार की है, वह भी एक राजनीतिक ताकत लेने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, शरद पवार इस बात को जानते हैं और अजित पवार भी इस बात को जानते हैं और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। देवेंद्र फडणवीस का जो पहले 5 साल कार्यकाल रहा था 2014 से लेकर 2019 तक का, और अब देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से काम कर रहे हैं लगातार 8 महीने से, वो ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक ताकत बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी ताकत है। संघ अब 100 साल में प्रवेश कर गया है, तो संघ का जमीनी स्तर पर संगठन है। देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से ईमानदारी से बहुत बेहतर प्रशासन और जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रहे हैं, यह तय कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे समय में एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो या शरद पवार हो या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे हो, सबको लग रहा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को रोकना महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग नामुमकिन है। तो अब देवेंद्र फडणवीस को रोका नहीं जा सकता, तो कम से कम हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उनके पास एक विकल्प है कि भाई हम आपस में जो पार्टियां टूटी थी, जो घर की पार्टियां टूटी थी, वो वापिस एक आए, साथ में मिलकर रहे और मजबूत ताकत बनकर कम से कम एक स्थिति में आए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब शीट शेयरिंग हो या सत्ता का बंटवारा हो तो हम एक मजबूत स्थिति में आ सके। देखिए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का जो पूरा ध्यान है बीएमसी के चुनाव में, वो मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, इस मुंबई रीजन में है, जबकि अजित पवार का पूरा ध्यान पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में। वो चाहेंगे कि बारामती मुझे मिले, रायगढ़ मुझे मिले, नासिक में मेरा दबदबा बने। तो पश्चिम महाराष्ट्र में वो चाहते हैं कि मैं एक ताकत बनूँ, वहाँ की जितनी ज़्यादा नगर निगम हो, महानगर पालिका है, जितनी पंचायत है, वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीते। जैसे 2029 के जब चुनाव होंगे तो यह मेरा जमहूरी हिस्सा का जो संगठन है, यह जो कॉरपोरेशन मेरे हाथ में रहेगी, इनसे मैं काम करूँगा और मुझे चुनाव में काम आएगी। और इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए देखिए, अभी जब
अजित पवार के एक भरोसेमंद ओबीसी मंत्री धनंजय मुंडे एक विवाद में फंसे, उनके बाद उनका इस्तीफा हो गया। उसके बाद उस ओबीसी मंत्री का इस्तीफा होने के बाद अजित पवार ने दूसरे ओबीसी छगन भुजबल को, जो मंत्री बनने पर नाराज थे, जो नासिक से आते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनवा दिया गया। हालांकि छगन भुजबल के साथ तमाम तरह के आरोप रहे, उसके बाद भी उनको मंत्री बनाया गया। तो दरअसल के पीछे कारण है, छगन भुजबल 75 साल की उम्र पार कर चुके, उनको मंत्री बनाने के पीछे यह रहा कि अजित पवार जानते हैं कि वो मराठा कम्युनिटी से आते हैं, मराठा का जो उनका पश्चिम महाराष्ट्र का वोट बैंक उनके साथ है, और ओबीसी मनोज जरांगे ने जिस तरीके से आंदोलन चलाया था, उसके बाद ओबीसी वोट उनसे शिफ्ट हुआ था, क्योंकि वो मनोज जरांगे पाटिल मराठाओं के आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो अब ओबीसी को साधने के लिए उन्होंने छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह दी है। उनकी कोशिश है कि पश्चिम महाराष्ट्र में और ओबीसी कम्युनिटी उनके साथ आए, जिससे मराठा और ओबीसी मिलकर फिर एक महाराष्ट्र में वो ताकत के रूप में बन सके। तो महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति है जिसमें शरद पवार के माध्यम से अजित पवार एक फिर ताकत अर्जित करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस के बाद में सबसे बड़ा महाराष्ट्र का नेता बन गया हूँ। अगर अजित पवार और शरद पवार एक आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी भी इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी ये सूट करेगा कि शरद पवार कांग्रेस से गठबंधन से निकलकर, उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन से निकलकर वापस भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ कमजोर और उद्धव ठाकरे फिर कमजोर होंगे महाराष्ट्र की राजनीति में। 8 सांसद का जो समर्थन दिल्ली में उद्धव ठाकरे कांग्रेस को मिला हुआ है शरद पवार के कारण, वो 8 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण है, अजित पवार के अपने महाराष्ट्र के राजनीति के समीकरण है, जिसको देखकर वे पूरी राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। आपस में किस तरीके से ताकत अर्जित का है, टूटे हुए धड़े जो है वो वापस कैसे मिले जाए, इसको लेकर उस परिवार के लोग आपस में बैठ रहे हैं, उनके शुभचिंतक साथ में बैठ रहे हैं, उन दोनों दलों के बड़े नेताओं साथ में बैठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें साथ लाने के लिए जो सहयोग हो सकता है वह किया जा रहा है। सुप्रिया सुले को देखिए, अभी जो विदेश में भारत की भूमिका रखने के लिए जो सांसदों का डेलीगेशन बनाया गया है, सुप्रिया सुले को उस डेलीगेशन की एक जिम्मेदारी दी गई है। तो यह भी एक संकेत है कि सुप्रिया सुले को एक प्रोमिनेंट काम दिया गया है। तो तमाम तरह की चीज़ें अभी महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। आने वाला समय बताएगा कि क्या शरद पवार और अजित पवार मिल जाते हैं। अजित पवार बहुत कोशिश में, शरद पवार ने जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की विरोध की राजनीति की, क्या वो अपने उम्र के अंतिम समय में हथियार डाल देंगे और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए अजित पवार के सामने सरेंडर करेंगे, या वो 2029 तक का इंतजार करेंगे कि 2029 में उनकी पार्टी कुछ बेहतर करे। लेकिन वो जानते हैं कि तब तक उनके पास समय रहेगा नहीं, वो 90 साल के हो चुके हैं। तो तमाम तरह की राजनीतिक मजबूरियाँ है, शारीरिक समस्या है, उम्र का लिहाज है, और तमाम बातों को देखते हुए नए महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी आ सकते हैं, और अजित पवार और शरद पवार भी मिलकर एक पार्टी बन सकते हैं। तो जब ये एक होंगे तो महाराष्ट्र में एक नई राजनीति शुरू होगी। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।